गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का मतलब क्या है? यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म दैट आर सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप दैट आर नॉट सीन बाय द नेक्ड आईज, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ना जा रहे हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो मनुष्य के विकास में, वेलफेयर में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। हमें पता है जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो हमारे अर्थ का एक मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम बना रहे हैं। जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और वो जितना भी हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, जैसे एनिमल्स हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर द सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी, है ना। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स तो एक मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम बना रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ माइक्रोब्स भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट बनाते हैं। इनके बिना हम हमारे इस सिस्टम को मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, या तो बैक्टीरिया मिलेंगे या वो फंजाई मिलेंगे। तो अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे हमारी अर्थ पर तो हमारी अर्थ क्या है? वेस्ट मटेरियल से भर जाएगी। तो डीकम्पोजर्स या हम कहें माइक्रोब्स भी उतना ही मेजर कंपोनेंट हैं जितने प्लांट्स और एनिमल्स। तो एक तो यही बात हुई कि दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर बायोलॉजिकल सिस्टम। दूसरा, माइक्रोब्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आपको अवेलेबल मिलेंगे, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें बहुत हाई टेम्परेचर पर, है ना, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हमने 11th में पढ़े थे। तो थर्मोफिलिक मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर ना तो प्लांट है ना वहाँ पर एनिमल, कोई एनिमल फॉर्म आपको दिखाई देगी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वहाँ पर मिल सकते हैं। तो हमारे पास ये जो माइक्रोब्स हैं, ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जो ऐसी जगहों पर एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे आपकी बुक में दे रखा है, जैसे हम गीज़र की बात करें, हमारा जो वाटर हीटर है उसमें क्या है, 100 डिग्री से भी अबव टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ऐसे ही हम बात करें कि हमारी जो सॉइल डीप है, इनसाइड दी सॉइल, जहाँ पर आपका और कोई एनिमल ग्रो नहीं कर सकता। जैसे हम बात करें जहाँ एसिडिक सॉइल है, जहाँ पर हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट है, थर्मोफिलिक हैं, एसिडोफिलिक हैं, बेसोफिलिक हैं, हेलोफिलिक कंडीशंस है। ये सारी कंडीशन में हम प्लांट्स और एनिमल की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन इन सारी कंडीशन में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब की जो डाइवर्सिटी है, माइक्रोब्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे? प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियोन्स। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक प्लांट की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स में एल्गी की भी बात आ जाएगी, है ना, जो काई आपको दिखाई देती है, दैट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन वेरियस सिचुएशंस या वेरियस कंडीशंस। तो ये हमें पता है, ये सारे माइक्रोब्स हैं जो डिफरेंट कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये माइक्रोब्स कैसे हमारे ह्यूमन को बेनिफिट कर रहे हैं, क्या क्या फ़ायदा हमें ये पहुंचा रहे हैं। नुकसान तो हमें पता ही है, तरह तरह की जो बीमारियां हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ी हैं, डिजीज़ वाले में, तो दे आर द सोर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स भी हम उन्हें कह सकते हैं। तरह तरह की हमने डिजीज़ पढ़ी थी, प्रोटोजोन कॉजिंग भी पढ़ी थी, वायरस कॉजिंग भी पढ़ी थी, बैक्टीरिया कॉजिंग भी पढ़ी थी। तो डिजीज़ कॉजिंग के ये तो क्या है, एक एडवर्स इफेक्ट हमारे ह्यूमन लाइफ को
कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि क्या फ़ायदा हमें पहुँचाएंगे, तो इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। दूसरा, माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं ये यूजुअली इनको ग्रो करना आसान है ताकि हम उनकी स्टडी को आसानी से कर सकें। तो जब भी कोई माइक्रोब बैक्टीरिया या फंजाई ग्रो करता है तो वो ग्रुप्स में, कॉलोनी का मतलब यहाँ क्या है कि एक सिंगल बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी आपको एक स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है, कॉलोनीज बना देते हैं, ठीक है। तो वो कॉलोनीज आप अपनी आंखों से देख सकते हो। तो लेकिन एक बैक्टीरिया को आप अपनी एक आंख से नहीं देख सकते, दैट कैन बी सीन ओनली विद द माइक्रोस्कोप। लेकिन जब क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया इकट्ठे हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलोनीज बोलते हैं, तो वो आपको दिखाई देता है। जैसे आपने बरसात के दिनों में देखा होगा, अगर आप ब्रेड को बाहर छोड़ दोगे तो उसके ऊपर ग्रीन फंगस ग्रो कर जाती है ना, या आपने अचार के ऊपर देखा है वाइट वाइट डॉट्स आ जाती हैं। तो वो क्या है, फंजाई की आपकी कॉलोनीज हैं जो इकट्ठी ग्रो कर रही हैं। एक फंजाई नहीं है, वो ग्रुप ऑफ फंजाई है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कॉलोनीज बोल देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके बैक्टीरियाज या वायरसेस की पिक्चर्स दिखा रखी हैं आपको कि जब आप किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो और उसको मैग्नीफाई करोगे बहुत एक्स तक, जैसे आपके जो लैब्स में माइक्रोस्कोप अवेलेबल है तो वो 10 टाइम्स आप उसको बड़ा कर सकते हो या 15 टाइम्स, उसमें लिखा होता है ना 10x एंड 15x। लेकिन यहाँ पर ये देखो कितने टाइम मैग्नीफाई कर दिया गया है, 1500 या हम कहें 50,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया। तो जब हम इतना मैग्नीफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे अब वायरसेस हैं, वायरसेस तो हमारे बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, तो उनको देखने के लिए आपको क्या है, 1 लाख टाइम मैग्नीफाई करना पड़ रहा है, बड़ा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ माइक्रोब्स क्या हैं, यूजफुल है हमारे लिए। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है माइक्रोब्स की, इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हमारे डेली यूज में हम कहाँ कहाँ माइक्रोब्स का यूज कर रहे हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपकी कर्ड या योगर्ट। जो आप दही खा रहे हो, दही कैसे मिल रही है आपको, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क। मिल्क के अंदर आप क्या ग्रो कर रहे हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब, इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट टू दी कर्ड। तो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, मिल्क को दही में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दही क्या है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है हमारी फूड का, जो मिल्क से भी हाई न्यूट्रिटिव क्वांटिटी है, मिल्क से भी बेटर है, क्योंकि मिल्क के अंदर इतने न्यूट्रिएंट नहीं होते जितने कर्ड में। कर्ड में क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन B12 और आयरन। जब ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू एन कर्ड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंक्रीज द कंटेंट ऑफ विटामिन B12 एंड आयरन। तो कर्ड के अंदर ये दोनों चीजें ज्यादा हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, कर्ड इज मोर न्यूट्रिटिव दैन द मिल्क, ठीक है। तो आपने देखा होगा अपनी मदर को दही जमाते हुए, वो क्या करती हैं, पुरानी दही का थोड़ा सा पार्ट लेती हैं, उसको हम बोलते हैं, जैसे वो थोड़ा सा चम्मच में लेकर डालते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम। क्या बोलेंगे हम, इनोकुलम या स्टार्टर बोलेंगे। उस स्टार्टर के अंदर क्या है, पहले से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। फिर जब आप उसको फ्रेश मिल्क में डाल दोगे तो वो क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितने भी बैक्टीरिया आपने मिल्क में डाले हैं वो मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, मतलब अपना नंबर बढ़ाने लग जाएंगे, और वो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पे कि माइक्रोब्स क्या है, हमारी न्यूट्रिटिव, हमारी फूड सप्लीमेंट्स को बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस चैप्टर में बच्चे हर लाइन में से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने प्रॉपर रीडिंग अच्छे से करनी है। एवरी लाइन यू शुड रीड विद प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट जो है, एक तो हुआ कर्ड हमारा हुआ। नेक्स्ट जो है हम
बात करते हैं, जैसे हम इडली डोसा बनाते हैं, डो बनाते हैं जैसे हमने, तो आपने देखा होगा कि इडली डोसा का जो हम डो बनाते हैं उसको काफ़ी देर पहले हम गूंद कर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाए। किसकी हेल्प से? बैक्टीरिया की हेल्प से। तो जब फर्मेंटेशन हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि इडली डोसे के आटे को आप दही या लस्सी में हम गूंदते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ड एंड लस्सी ऑलरेडी हैव दी बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? फर्मेंटेशन करेगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही आपका आटा क्या है? फूल जाता है। ऐसे ही हमारी जो ब्रेड मेकिंग है, हमारी जो ब्रेड बनती है, उसके अंदर भी क्या है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो फर्मेंटेशन बच्चे कैसा प्रोसेस है? एनारोबिक प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इडली डोसा बनाने के लिए आप किसकी हेल्प से फर्मेंटेशन करवा रहे हो? बैक्टीरिया की हेल्प से फर्मेंटेशन करवा रहे हो, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी और आपका डो क्या है? पफ्ड हो जाएगा, फूल जाएगा। ऐसे ही आप ब्रेड मेकिंग में भी क्या है? ब्रेड को आप ईस्ट की हेल्प से फर्मेंटेशन कराते हो। ईस्ट क्या है बच्चे? एक यूनिसेलर फंजाई है, ओनली फंजाई दैट इज यूनिसेलर इन नेचर। ईस्ट को हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, उसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। इसको हम ब्रेड मेकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द बेकर्स ईस्ट। बेकर ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस, जो ब्रेड बनाने में यूज की जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी हम ट्रेडिशनल जो डिशेस हैं हमारी, जैसे इडली डोसा हम साउथ में खाते हैं, ऐसे ही एक टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो पाम ट्री सैप, जो पाम सैप निकलता है उसकी फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। साउथ इंडिया में इसको एज ए न्यूट्रिटिव ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं टू फर्मेंट द फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जैसे आपने सोया सॉस सुनी होगी, सोया सॉस जो होती है, आप जैसे आपने कोई भी आप चाइनीज़ डिशेस बनाते हो, जैसे आप चाउमीन बना रहे हो या मंचूरियन बनाते हो, तो उसकी जो डार्कनेस है वो किस वजह से है? सोया सॉस। जो सोया सॉस है वो किससे बनी हुई है बच्चे? सोयाबीन प्लस वीट की जब हम फर्मेंटेशन कर देते हैं तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाती है? सोया सॉस, जो डार्क इन कलर होती है। तो सोया में क्या है? हाई रिच ऑफ प्रोटीन है। तो ये भी क्या है? एक न्यूट्रिटिव सोर्स बन जाता है हमारा। हम अब डिफरेंट फूड आइटम्स में इनको यूज करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या है हमारी? चीज क्या है? जो आप पनीर वगैरह खाते हो, तो पनीर के आप बहुत तरह की फॉर्म्स देखते हो। कहीं कोई पनीर बहुत सॉफ्ट होता है जो आप घर में यूजुअली मिल्क को कर्डलिंग कर निकालते हो, वो क्या है? चीज़ है। सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। तो बहुत तरह के चीज़ होते हैं। किस बेसिस पर डिफरेंस है चीज़ में? उनका टेक्सचर, देखने में कैसे, फ्लेवर में, सुगंध या टेस्ट हम बात करें कि उसकी जो टेस्ट आ रहा है वो। तो इन 3 बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसे सिंपली हम जो पनीर खाते हैं वो क्या है? वो सिंपल चीज़ है। जबकि स्विस चीज़ क्या होती है कि ये, जैसे आप मार्केट से चीज़ लेकर आ रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। पोरस चीज़ बोलते हैं स्विस चीज़ को, जिसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही इसके अंदर क्या हो जाते हैं? होल्स हो जाते हैं। तो स्विस चीज़ को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है? प्रोपिनोई बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही रॉयफॉर्ट चीज़ है जिसको हम किसकी हेल्प से फर्मेंट कर रहे हैं? फंजाई की हेल्प से फर्मेंट
करते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप अलग अलग चीज़ बना रहे हो। जैसे आप मार्केट में अब आप देखते हो बहुत तरह के चीज़ आते हैं, आपको एक स्लाइसिस की फॉर्म में आ रहे हैं, आपके स्क्रम्बल्ड की फॉर्म में आ रहे हैं। तो वो अलग अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं, लेकिन पर्पस क्या है वहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना, फर्मेंटेशन करवाना। ठीक है, तो चीज़ जो है हमारा सबसे पुराना फूड आइटम है जिससे हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारी डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं। हम पनीर बनाने में, हम दही बनाने में, या हम ब्रेड बना रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी ईटेबल फूड आइटम्स हैं जो हम डेली अपनी मील्स में ले रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रोल है माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या रोल हम बात करें कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या होता है बच्चे? इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम्स हैं, यस। दूसरा क्या है? आपकी जो बिवरेजेस हैं, जैसे जो ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, जैसे हम बात करें बियर हो गई, वोडका हो गई, विस्की हो गई, तो ये सारे क्या हैं? आपके डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? बिवरेजेस आ जाएंगी और एंटीबायोटिक्स। यस, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दोज substances या chemical substances which are produced by some microbes। माइक्रोब्स ही उन्हें बनाते हैं दूसरे माइक्रोब्स को किल करने के लिए। जैसे मैं कहूँ फंजाई बना रहा है और वो किसको किल कर रहा है? बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ, जो अगेंस्ट लाइफ हो। तो माइक्रोब से ही इन्हें बनाया जाता है टू किल द डिफरेंट माइक्रोब। तो इन दो के बारे में हम अब पढ़ेंगे। द प्रोडक्शन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन ए वेरी लार्ज वेसल, दैट इज फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जहाँ पर आप माइक्रोब्स को ग्रो कराते हो ताकि आप अपना डिज़ायर सब्सटेंस, जैसे या कोई बेवरेजेस है या कोई एंटीबायोटिक है, उसको ऑब्टेन कर सको। तो सबसे पहले हम बेवरेजेस की बात करेंगे। तो जितनी भी बेवरेजेस होती हैं बच्चे, हम क्या हैं, जैसे यूजुअली कौन सी हैं? वाइन हो गई, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। इन सबको बनाने के लिए हम क्या है? यूनिसेलर फंजाई का यूज़ करते हैं। ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, जिसे हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड ब्रीवर ईस्ट। बिवरेज ईस्ट is used for fermenting the malted cereals and fruit juice to produce इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल क्या है? आपकी जो शराब है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इथेनॉल। तो अलग अलग टाइप ऑफ सीरियल्स का मतलब यहाँ पर है कि किस तरह का आप चावल से बना रहे हो, आप गेहूं से बना रहे हो या बाजरे, किस टाइप का आप ग्रेन ले रहे हो उससे। ठीक है, दूसरा फ्रूट जूस का मतलब किस टाइप का आपका फ्रूट ले रहे हो। जैसे आप वाइन बनाने के लिए आप क्या लेते हो? ग्रेप्स लेते हो। या हम उसकी बात करें ब्रांडी बनाने के लिए भी हम क्या है? फ्रूट जूस ले रहे हैं, ऑरेंज जूस ले रहे हैं। या वोडका बनाने के लिए आप पोटैटो का जूस ले रहे हो। तो आप डिफरेंट जूसेस को फर्मेंट करके, फर्मेंट का मतलब क्या है? एनारोबिक ब्रेकडाउन हो रही है उस सब्सटेंस की। मतलब अब इन सब के अंदर क्या है बच्चे? सीरियल्स और फ्रूट जूसेस के अंदर क्या है? शुगर है ना। पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट है। वो पॉलीसेक्राइड, या हम सिंपल बात करें, ग्लूकोज है। ग्लूकोज अगर एरोबिकली ब्रेक डाउन होगा तो क्या प्रोड्यूस होएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होएगा। लेकिन जब उसकी फर्मेंटेशन होती है या हम बात करें एनारोबिक ब्रेक डाउन होता है, तो हम क्या पढ़ते थे? हमने 11th में पढ़ा था, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो जो शराब बनाने का प्रोसेस है दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, या हम उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं।
ठीक है। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे सीरियल्स या फ्रूट जूस हैं, रॉ मटेरियल है जिसकी फर्मेंटेशन की जाती है। जब हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो फर्मेंटेशन करने के बाद जो इथेनॉल ऑब्टेन्ड हो रहा है उसको दो तरीके से ऑब्टेन किया जाता है बच्चे, विद डिस्टिलेशन मतलब उसको और प्यूरिफाई कर और विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, विद डिस्टिलेशन का मतलब उसको और प्यूरिफाई किया जा रहा है। तो जैसे वाइन और जो बियर है आपकी, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम है ये कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, फर्मेंटेशन के बाद उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन। तो दे आर डिस्टिल्ड बिवरेजेस हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है नेम टू नॉन डिस्टिल बिवरेज, नॉन डिस्टिल में कौन सी आ जाएंगे, वाइन और बियर, जबकि डिस्टिल्ड में कौन सी आ जाएंगी बच्चे, विस्की, ब्रांडी और रम। तो जब हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो आपका डिस्टिलेशन के टाइम जो अल्कोहल का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो हम क्या बात करेंगे कि वाइन और बियर में अल्कोहल कंटेंट सबसे कम होता है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका इनमें अल्कोहल कंटेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो डिस्टिलेशन से वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो जैसे हम बात करें वाइन और बियर है नॉन डिस्टिल्ड बिवरेजेस हैं, तो वाइन फ्रूट जूस से बनाई जाती है, जबकि बियर क्या है, बार्ले से बनाई जाती है, सीरियल से बनाई जाती है। ऐसे ही विस्की भी सीरियल से बनाई जाती है, ब्रांडी फ्रूट जूस से, रम किससे बनाई जाती है, आपका जो शुगर केन का जो वेस्ट बच जाता है, मोलासेस बोलते हैं उसको हम, शुगर केन का जो गन्ना होता है जब हम गुड़ निकालते हैं उससे, तो जो वेस्ट बन रहा है उसको मोलासेस बोलेंगे, उससे आप क्या बनाते हो, रम। यूजुअली आपने गांव में देखा होगा कि जहां पर गुड़ बनाने की वो कोल्लू चल रहा होता है वहां पर लोग शराब भी निकालते हैं। वोडका किससे बनाई जाती है, पटैटो से। तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल किसके अंदर होता है बच्चे, वोडका के अंदर होता है। 60 to 80% अल्कोहल है, 20 to 40% वाटर प्रेजेंट होता है। तो डिस्टिलेशन से वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अल्कोहल, जबकि सबसे कम अमाउंट ऑफ अल्कोहल किस में होता है, बियर में होता है, वो होता है 3 to 6%, जबकि वाइन में कितना होता है, 9 to 12%। ठीक है, तो विद डिस्टिलेशन व्हेन वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल। तो हमने क्या पढ़ा कि जो बिवरेजेस आपकी जो ड्रिंक्स यूज की जाती हैं, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की हेल्प से ही आप उनकी प्रोडक्शन कर रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एंटीबायोटिक एक हमारी 20th सेंचुरी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी जो हमारी ह्यूमन वेलफेयर में रोल प्ले करता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। कि ड्यूरिंग जो वर्ल्ड वॉर साइंटिस्टों ने डिस्कवरीज की, तो जितने भी सोल्जर्स इन्फेक्ट होकर आ रहे थे तो उनमें क्या है, इनको यूज किया गया और बहुत सारे सोल्जर्स को ट्रीट किया गया था। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की टर्म सबसे पहले किसने दी थी, वैक्समैन ने दी थी। वैक्समैन। तो एंटीबायोटिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल। माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें और कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब। जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, जिस माइक्रोब की वजह से बीमारी हो रही है उसकी ग्रोथ को कम कर देना या कंप्लीटली किल कर देना, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटी का मीन्स होता है अगेंस्ट, बायो का मीन्स होता है लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। तो जो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी दैट वाज द पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था जब वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने क्या करा, जब वो अपनी लैब में इन बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए कुछ प्लेट्स होती हैं, पेट्री प्लेट्स, और उसके अंदर वो मीडियम डालते हैं ताकि बैक्टीरिया को ग्रो करा सके। तो उन्होंने क्या करा, वो कुछ टाइम के लिए उन्होंने अपनी वो प्लेट को साफ नहीं किया।
साफ नहीं किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक इस तरह की कॉलोनीज उन प्लेट्स पर ग्रो हो गई हैं, मोल्ड मतलब फंजाई ग्रो हो गई है। तो जिन प्लेट्स में बच्चे फंजाई ग्रो हो रही थी तो उन्होंने क्या देखा, स्टेफाइलोकोकाई की कॉलोनीज नहीं बन रही थी, स्टेफाइलोकोकाई की कॉलोनीज नहीं बन रही थी, मतलब बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा था जहाँ पर फंगल कॉलोनीज आ रही थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ ना कुछ ये फंजाई ऐसा सब्सटेंस निकाल रही हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा, या हम कहें कि बैक्टीरिया को किल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, पेनिसिलिन, क्योंकि जो फंजाई ग्रो हो रही थी वो पेनिसिलियम नोटेटम था। तो पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट फंजाई डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक अननोइंगली उनके पास डिस्कवर हो गया था कि जब वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे और कुछ टाइम तक उन्होंने क्या देखा कि उनकी प्लेट्स पर फंजाई ग्रो कर गई है, और जिन प्लेट्स पर फंजाई ग्रो कर रही थी वहां पर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर रहा था। तो वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल प्रोड्यूस किया जा रहा था फंजाई की वजह से, जिसकी वजह से वो स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो नहीं होने दे रहा था। तो इसके बाद इसी नॉलेज को एर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे ने यूज़ किया, और बहुत सारे सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर में घायल हो रहे थे उनको पेनिसिलियम के इंजेक्शंस देकर ट्रीट किया गया। इसी वजह से उनको 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था उसमें जो अमेरिकन सोल्जर्स की ट्रीटमेंट हो रही थी वो किसकी हेल्प से हो रही थी, एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हो रही थी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आने से क्या फ़ायदा हुआ बच्चे, बहुत सारी जो डेडली डिजीज़ थी, मतलब डेथ कॉजिंग जो डिजीज़ थी, जैसे प्लेग हो गया, वूपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी होगी, जिसकी वजह से मिलियन ऑफ पीपल पूरे वर्ल्ड में मर रहे थे, उनसे बचा जा सका। तो एक ये बूम था हमारे 20th सेंचुरी में। अगर एंटीबायोटिक्स डिस्कवर ना होते तो वर्ल्ड वॉर या हम कहें इन बीमारियों की वजह से हमारी पॉपुलेशन क्या है, ख़त्म हो जाती। तो इनको हम डेडली डिजीज़ बोलते हैं, प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। लेकिन एंटीबायोटिक्स से इम्प्रूव हो गई हमारी कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट, या हम कहें टू सेव फ्रॉम दीज डिजीज। ठीक है, तो ये थे हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन माइक्रोब्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि केमिकल्स, एंजाइम या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में माइक्रोब्स का क्या रोल है। थैंक यू।